हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुद्धि क्या होता है। तो बुद्धि शब्द का संबंध साधारणतः व्यक्ति की तत्परता, समायोजन, समस्या समाधान करने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति से लिया जाता है। तो जो बुद्धि है वो प्राचीन काल से व्यक्ति की जो तत्परता है, काम करने की जितनी भी उसकी एक्टिविटी, क्रियाशीलता जो उसकी होती है, उसको हम लोग उसका संबंध बुद्धि से लिया जाता है। इसके बाद उसका जो समायोजन करने का तरीका है, समस्या समाधान करने की जो क्षमता है या उसके तर्क करने की जो शक्ति होती है और समय पर अपना जो निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसे हम लोग उसका संबंध बुद्धि से माना जाता रहा है। और सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी की बुद्धि समान रूप से एक जैसी नहीं होती है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है और वो जो भी व्यक्ति होते हैं वो समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही असमान होने का प्रमुख कारण होता है, यानी कि अलग अलग मनुष्यों की मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। इसी वजह से जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 ईस्वी में किया था और उनकी एक फेमस बुक है बुद्धि से रिलेटेड आनुवंशिकी बुद्धि। तो यहाँ पे आप लोग ये लर्न करना कि इनकी बुक कौन सी है, आनुवंशिकी बुद्धि। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस ली हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणा के अकॉर्डिंग दी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिने के अकॉर्डिंग बुद्धि इन 4 शब्दों पर निहित है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो यहाँ पे इन्होंने 4 शब्दों को महत्व दिया है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गाल्टन के अकॉर्डिंग। गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि जो है पहचानने तथा सीखने की शक्ति होती है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डियरबॉर्न के अकॉर्डिंग, जो बुद्धि है वो सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। तो डियरबॉर्न ने कहा कि जो बुद्धि है, जो मनुष्य होता है, वो उसने जो पूर्व समय में जो ज्ञान अर्जित किया है या उसके जो पूर्व अनुभव है उसका वो प्रयोग फ्यूचर में वो किस तरह से करता है। सही टाइम आने पर वह अपने पूर्व अनुभवों का लाभ उठाकर उस समस्या का समाधान, जो भी उसकी क्षमता होती है समस्या समाधान करने की, उसको हम लोग बुद्धि से जोड़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट बैचलर के अकॉर्डिंग। बैचलर ने बुद्धि की अलग डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है। ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ये एक टेट की परीक्षा में आ भी चुकी है। तो आइए जानते हैं हम लोग बैचलर की डेफिनेशन। यहाँ पे बैचलर ने जो बताया है कि जो मनुष्य का कार्य करने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। और चिंतन कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। और सामंजस्य कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली सामंजस्य होना चाहिए। तो जो भी ये 3 चीज़ें बताई हैं बैचलर ने, तो इनका सही से सामंजस्य स्थापित करना, सही तरीके से काम करना और सही तरीके से चिंतन करने को ही इन्होंने बुद्धि से जोड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की विधि है। आप कार्य को कितने सरल तरीके से और सही ढंग से करते हैं, उसी को ही उन्होंने बुद्धि के साथ जोड़ा है। इसके बाद बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। इनके अकॉर्डिंग जिस मनुष्य के अंदर जितनी अधिक बुद्धि होती है वह मनुष्य उतने ही सही ढंग से, अच्छे तरीके से और स्थायी रूप से सीख सकता है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस जो कि बुद्धि से रिलेटेड थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं।
तो यहाँ पे पहला है बुद्धि की विशेषताएं। तो सब फर्स्ट नंबर पे है बुद्धि जन्मजात शक्ति है। तो जो मनुष्य होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी कि जो बालक होता है उसे बुद्धि अपने माता पिता के जीन से प्राप्त होती है, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो वंशानुक्रमीय पितृकों पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व होता है, यानी कि बालक की बुद्धि जो अपने वो पेरेंट्स से या वंशानुक्रमी पितृकों पर डिपेंड करती है, अगर उसे सही तरीके से उसका विकास न किया जाए, उसे सही तरीके से उस तरह का पर्यावरण न दिया जाए, तो शायद उस बालक की बुद्धि का उतनी अच्छी तरीके से विकास ना हो पाए। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है तो उसे अपने पेरेंट्स से उसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो उसका गुण उसे अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। लेकिन अगर उसे सही तरीके से भोजन न दिया जाए, उस तरह के पोषक पदार्थ न दिए जाएं, तो शायद उस बालक का जो विकास है हाइट का उतना अच्छे तरीके से ना हो पाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य की बुद्धि का विकास 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक पूर्ण हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य का बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि का विकास 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। यदि किसी बालक या मनुष्य की बुद्धि वीक है तो वो अपनी यौगिक क्रियाओं के द्वारा जो उसकी बुद्धि है उसमें वृद्धि कर सकता है, और यह वृद्धि 30 से 40% तक संभव है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि जो भी मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है तो इसमें जेंडर पे कोई डिपेंड नहीं होता है कि अगर वो लड़का है तो उसकी बुद्धि अधिक है और वो लड़की है तो उसकी बुद्धि कम है। तो यहाँ पे जो बुद्धि होती है वो लिंग पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि जो बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। तो नेक्स्ट विशेषता ये बुद्धि है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है, जबकि ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं बाहर से, अपने सोसाइटी से, स्कूल से, अपने पेरेंट्स से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, जबकि जो बुद्धि होती है वो हमारी जन्मजात होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हमें ज्ञान अर्जन करना है तो उसके लिए हमारे पास बुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो हमें जो भी नॉलेज दी जा रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हम लोग उतने अच्छे ढंग से उसे स्थायी ढंग से हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस ज्ञान अर्जन के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन करना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास बुद्धि है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान अर्जित करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट बुद्धि में विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है, यानी कि बुद्धि में किसी तरह का अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर आपकी मेमोरी वीक हो गई है तो उससे जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है तो वो हमारा विस्मरण हो सकता है, जबकि ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई भी विकार नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ आपने याद करी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपने ली है, अगर वो आप भूल जाते हैं तो इससे आपकी बुद्धि में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।